हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 4 मेजरमेंट नेशनल इनकम। तो हम लोग पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड के बारे में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो आज हम बात करेंगे है वैल्यू आउटपुट मेथड की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो इसको समझना पड़ेगा कि वैल्यू आउटपुट मेथड होता क्या है। ठीक है, वैल्यू जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद चैप्टर के जो थियोरेटिकल पोर्शन है उस पर भी थोड़ा हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में आप, जैसे मैंने बताया था कि इनकम मेथड के अंदर आपको हमेशा एनडीपीएट एफसी निकालना होगा, उसके कंपोनेंट्स बताए थे। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने कहा था आपको जीडीपीएट एमपी निकालना होगा, चाहे कुछ भी आपको कैलकुलेट करना हो या कुछ भी आपको गिवन हो। उसी तरह से वैल्यू एडिड मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी का मतलब है जीडीपी एट एमपी, समझ में आए। उसके बाद अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी आ गया, यानी कि आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, जीडीपी एट एमपी। अगर जीडीपी एट एमपी आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आपको चाहे नेशनल इनकम निकालना हो, चाहे आपको ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना हो, जो भी कैलकुलेट करना हो, फिर आपको कन्वर्जन का प्रोसेस ही रह जाता है। तो चलिए कि ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या क्या हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि वैल्यू एडिड का मतलब ही है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल छोटा फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी आपने कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, जो भी आप इनपुट यूज करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब छोटे से एक बात याद रखना कि सेल का मतलब टोटल सेल होता है, यानी कि आपने चाहे डोमेस्टिक में यानी कि देश के अंदर कितना सेल किया या दूसरे कंट्री को कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, दोनों को मिलाकर हमारे यहाँ पे सेल आता है। अगर यहाँ पे सिंपल सेल दे रखा हो तो इसका मतलब है वो टोटल सेल है, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो सिर्फ डोमेस्टिक सेल, यहाँ पे जो सेल दे रखा है वो देश के अंदर का सेल है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई हो कि ये जो सेल है केवल डोमेस्टिक सेल है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सेल। और अगर सेल दे रखा हो फिर एक्सपोर्ट का कोई रोल नहीं, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद ऐड करना उसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में करा था कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो डायरेक्ट दे रखा होता है, या अगर ये ना दे रखा हो तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कुछ भी चीज जिसको आपने यूज किया है गुड्स को बनाने में, तो हम वो क्या करना है, उसमें से माइनस करेंगे, हमारा वैल्यू एडिड निकल जाएगा। और जो वैल्यू एडिड है वही हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी है, और उसी को हम जीडीपी एट एमपी कहते हैं। उसके बाद अगर बोले नेशनल इनकम निकालना है तो जीडीपी एट एमपी को आपको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। वो आपको 3 चीजें पता ही है कि डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन 3 चीजों का ही डिफरेंस होता है। तो आप जाओगे देखोगे किस में ऐड करना है किस में माइनस करना है, आपका सेम जैसे सारे क्वेश्चंस करते थे, दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, वैसे उसी प्रोसेस से आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का अलग ग्रॉस वैल्यू एडिड दे रखा होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का अलग दे रखा होता है, टेरिटरी का अलग दे रखा होता है, क्योंकि हमें पता है हमारे इकोनॉमी के अंदर पूरे इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। उन 3 सेक्टर के अलग अलग इनकम जो आ रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी आपको अलग अलग दे रखा हो सकता है, तो तीनों को ऐड करके भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। एग्जाम में दोनों ही तरह में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी बुक में भी आप दोनों ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, बाकी मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो लाइव आके मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगी, तब आपको और अच्छे से शायद क्लियर हो पाए। और अगर बहुत अच्छे चाहते हैं कि मैं लाइव आके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्वेश्चन दिखाऊँ सॉल्व करके, या आपके कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं लाइव होने की कोशिश करूंगी।
तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि सच में कैसे वो यूज हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। नेट वैल्यू एडेड एट एमपी हमें कैलकुलेट करना है। बट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले वैल्यू एडिट निकालेंगे। उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो आपको डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम कैसे निकालेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को अच्छे से। यहाँ पे हमें सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, पहले फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो सेल हमें गिवन है 90, तो सेल हमने 90 डाल दिया, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे आपको क्लोजिंग भी दे रखा है और ओपनिंग भी दे रखा है। क्लोजिंग कितना है आपका 15 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 25। तो 90 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -10। 90 प्लस माइनस माइनस यानी कि आपका 80 क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू एडिट निकालने के लिए आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आपका 80 आया, ठीक है। हमने 80 लग दिया। उसके बाद माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 40, यानी कि सॉल्व करके 40 क्या आ गया आपका, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी आपका 40 आ गया, ठीक है। बट आपको जाना कहाँ पे है, नेट वैल्यू एडिट, यानी कि हम खड़े कहाँ पर है, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी पे। जाना हमें है नेट वैल्यू एडिट एट एमपी पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस देखो, ग्रॉस का और नेट का। तो ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, कितना डेप्रिसिएशन है 20 है। तो 40 में से डेप्रिसिएशन 20 माइनस कर देंगे तो 20 आपका आ गया नेट वैल्यू एडिट एट एमपी। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं गिवन है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हमने सॉल्व करके निकाल लिया, हमारा 80 आ गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 गिवन है, 40 आ गया। हमारा डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू एट एमपी निकल गया। बट हमें निकालना क्या है, नेट वैल्यू एट एमपी। तो ग्रॉस वैल्यू से हमें नेट वैल्यू में जाना है। तो ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। 20 हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, हमने माइनस कर दिया, ये 20 हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल देखा आपने, कितने ही आसान तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एफसी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ग्रॉस वैल्यू पर हमें कुछ भी निकालना हो, फर्स्ट स्टेप हमेशा ग्रॉस वैल्यू एट एफपी ही निकालेंगे हम। तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस, तो सबसे पहले सेल हमें गिवन है 50 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमने देखा ही अभी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20, ओपनिंग 30। तो 500 प्लस इसमें से माइनस क्या, माइनस का 10 आ गया। तो 500 प्लस माइनस -10 इक्वल टू में 490, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका कितना निकल गया 490। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 300, माइनस कर दिया 190 आपका आ गया। ये क्या निकला आपका, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी, सिंपल 190। बट हमें निकालना क्या है इसमें, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एफसी निकालना है। तो किसका डिफरेंस है, मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। कहाँ पे खड़े हैं हम, मार्केट प्राइस पे। जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी हम एमपी में से एफसी में जाएंगे तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस NIT। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको नहीं दे रखा, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये आपको फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो 190 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा 0, लेकिन सब्सिडीज दे रखी है सरकार की तरफ से, कितना मिला आपको 40। तो 190 माइनस माइनस, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो -40 आएगा। तो माइनस और ये -40,
तो 190 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ऐड कर देंगे 230 आपका आंसर हो गया। तो सिंपल जैसे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड किया था उसी तरीके से आपको पहले क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी सॉल्व करना है। वो आपका क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद वही कन्वर्जन, और कन्वर्जन के लिए तीन चीजें ही आपको देखना है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये तीन चीजों का ही डिफरेंस है और आपको पता है कि कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे लेस करना है। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप लोग वीडियो देखो, तो ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो आई होप देखा आपने कि आपको करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट कभी भी पहुंचने की कोशिश मत करना। स्टेप टू स्टेप करोगे तो आपके कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। पूरे फॉर्मूले के साथ करोगे, स्टेप टू स्टेप करोगे, आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से लिखा है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपके फुल मार्क्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो इंडियन इको में 1-2 नंबर आपके कट भी सकती है। कई बार टीचर को लगता है कि नहीं आपको और बेस्ट लिखना चाहिए और अच्छा आंसर लिखना चाहिए, उसमें थोड़े टीचर के बहाने हो जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, टू दी पॉइंट आंसर होता है। प्रॉपर आप स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, टू दी पॉइंट आंसर लिखते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मार्क्स नहीं कटवाने किसी भी कंडीशन में। चलिए, तो हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट तीनों मेथड क्लियर हो गया। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आती है, वैल्यू एडिड में एक टॉपिक है छोटा सा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। तो सब समझते हैं कि डबल काउंटिंग होती क्या है। देखो, डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब किसी भी वैल्यू, किसी भी आउटपुट की जो काउंटिंग होती है वो एक से ज्यादा बार हम कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग की। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्या है, वीट, गेहूं जिसे हम कहते हैं। गेहूं से क्या बना, फ्लोर यानी कि आटा बना, और उससे क्या बना, हमने ब्रेड बनाया। इसकी कीमत थी मान लीजिए 20 रुपये, आटे की कीमत हो गई 30 रुपये और ब्रेड की कीमत क्या हो गई 40 रुपये। ठीक है, अब ध्यान देगा इसके अंदर तो कोई इनपुट ही नहीं है, वो जीरो है। अब जब हम फ्लोर की कीमत ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, वीट की कीमत उसमें ऑलरेडी ऐड है। अगर हम इसको वीट को यहाँ पे भी काउंट कर लेंगे तो क्या होगा, वीट की प्राइस 2 बार ऐड हो गया। तो यही डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को लेते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमेशा आती है। वीट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया और ये यहाँ पर भी आ जाएगा। फ्लोर की कीमत यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, वो इंक्लूडेड है। तो किसी भी जो इनपुट होती है उसको जो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा बार जब किसी चीज़ में हम ऐड कर देते हैं, काउंट करते हैं, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। इससे बचने के लिए हमारे पास 2 तरीके, या तो हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू कंसीडर करो कि इसमें ऑलरेडी ये लोग सारे जुड़े हुए और फाइनल आपकी वैल्यू गुड्स की ये आ गई है। नहीं तो अगर आपको लेना तो हमेशा वैल्यू एडिड मेथड को सॉल्व करके भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में वीट कितने का है, 20 रुपये का है। जब वो आटे में कन्वर्ट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, वैल्यू कितना ऐड हुआ, 10 रुपये। और जब वो ब्रेड में कन्वर्ट हुआ आटे से तो उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 10 रुपये। टोटल कितना हो गया, 40 रुपये। तब भी 40 ही है। तो वैल्यू एडिट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले जो मेन इनपुट है उसको लो, उसके बाद जितने भी प्रोसेस में जितनी जितनी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है उसको सिर्फ वैल्यू जो एडिड है उसको कंसीडर करो और टोटल सबको ऐड कर दो, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्वल आएगा। या इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो, इंटरमीडिएट को छोड़ के जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसी को कंसीडर कर लो, तो भी आपके जो डबल काउंटिंग की एरर जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में कई बार 1-2 नंबर में आए थे, व्हाट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे, या जितने भी हमारे वैल्यू एडिड हर प्रोसेस में हो रहे हैं तो जो मेन गुड्स के साथ जितने भी वैल्यू एडिड हो रहे हैं उसको ऐड करते जाएंगे, तो भी वो फाइनल गुड्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वैल्यू एडिड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम बात करते हैं। देखो, नेशनल इनकम की पहले भी हम बात कर चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम जो हमारे टेरिटरी के अंदर होता है उसमें जब विदेशों से हमारी जितनी इनकम हमने रिसीव की है, विदेशों को हमने जितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते थे, हमारा क्या बन जाता है, वो नेशनल इनकम बन जाता है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, दूसरा होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है,
आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस बड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। आज कुछ प्राइस है, साल भर के बाद कुछ होगा, 6 महीने बाद, अब तो खैर दिन दिन में प्राइस बदलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस चीज़ के लिए नेशनल इनकम को सही मायने में कैलकुलेट करने के लिए हर 10-10 सालों का एक बेस ईयर बनाया था। और बेस ईयर हमेशा उस साल को बनाया था जिस साल में ना तो कोई वॉर हुआ हो, ना कोई सूखा पड़ा हो, ना कोई देश में इलेक्शन हो। क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है कि अननेसेसरी चीज़ें बढ़ जाती है। जो नॉर्मल सिचुएशन, पीसफुल सिचुएशन हो, हम उसको क्या बनाते हैं, बेस ईयर। जैसे भी कोरोना पीरियड था तो इसको बेस ईयर नहीं बनाया सकता, क्योंकि इस सब देश में बहुत उथल पुथल कर देखा आपने, बहुत इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। तो जब नॉर्मल ईयर सिचुएशन होता है तो उस ईयर को हम क्या बना लेते हैं, बेस ईयर। 10-10 सालों तक वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब नेशनल इनकम को हम क्या करते हैं, जब भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन को जब हम बेस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर 10 सालों तक कांस्टेंट रहता है, तो करंट ईयर की प्रोडक्शन को जब हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो हमारा नेशनल इनकम आता है वो हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस, वो कांस्टेंट है। और करंट हमारा जो निकलता है करंट प्राइस की जिस साल की क्वांटिटी है उसी ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 की ही हमने क्वांटिटी ली है और 2020 का ही हमने प्राइस लिया, तब उनको मल्टीप्लाई करके जब हमने निकाला तो हमारा नेशनल इनकम करंट ईयर का निकला। ठीक है। और अगर हम 2020 की ही प्रोडक्शन लेते हैं और कांस्टेंट ईयर यानी कि जिस साल को भी सरकार ने बेस बनाया हुआ उस बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारा नेशनल इनकम आएगा वो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये ध्यान रखना आपको, आगे हम उसको करते हैं। तो वही है कि मनी ऑफ फाइनल गुड सर्विसेज मेजर करंट ईयर के प्राइस पे होता है, और इसमें जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसको हम बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक अच्छा टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ करने का। रीजन क्या है इसका, कि इसमें होता क्या है कि कई बार देश के प्रोडक्शन नहीं बढ़ते, बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बढ़ने के कारण हमारा नेशनल इनकम पहले की तुलना में बढ़ जाता है और हमें लगता है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, यानी कि देश में डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है। अभी जो ग्रोथ हुई है वो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस है, प्रोडक्शन नहीं है। देखो, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होना अच्छी चीज होती है, प्राइस बढ़ने के कारण अगर नेशनल इनकम हमारी बढ़ती है तो वो अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, ये ग्रोथ को नहीं सही दिखाता। ये बेटर टूल होता है क्योंकि इसमें केवल तभी हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी जब क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि 10 सालों के लिए प्राइस तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इट इज अफेक्टेड बाय द, दोनों से ही अफेक्ट होता है, चाहे आपका प्राइस बढ़ जाए चाहे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी बढ़ गया तो आपका नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये केवल क्या होता है, क्वांटिटी से ही अफेक्टेड होता है, क्योंकि प्राइस तो 10 साल के लिए हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ये जो होता है कंपेयरिंग के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि कंपेयरिंग में हम करेंगे तो पिछले साल हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो लेकिन प्राइस कम थी, इसीलिए नेशनल इनकम कम है। इस साल हमारी प्रोडक्शन हो सकती है उतनी हो या उससे भी कम हो, बट इंक्रीज हो गई प्राइस जिसके कारण हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया। तो कंपेयर करने पे तो हमें लगेगा ठीक है हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, पर रियलिटी क्या है कि हमारी प्राइजेस बढ़ने के कारण नेशनल इनकम बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो इसीलिए इसको कंपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। हमेशा कंपैरिजन जो किया जाता है डिफरेंट ईयर से, क्योंकि इसमें तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट है। अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है तो केवल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण बढ़ी है। तो हम देख लेते हैं किस साल हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, किस साल प्रोडक्शन घटी है, क्यों बढ़ी है, घटी है। तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट ईयर से इसी को यूज किया जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो P1 करंट ईयर की प्राइस इनटू में Q1 यानी कि करंट ईयर की ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें जो हमें प्राइस है वो बेस ईयर का रखना पड़ता है, जिसे हम P0 से इंडिकेट करते हैं, और क्वांटिटी Q है यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे निकलता है। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं और इसको रियल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कौन से नेशनल इनकम को नॉमिनल नेशनल इनकम से जानते हैं, तो याद रखना है जो भी हम करंट प्राइस जो होती है उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम, और जो हम कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकालते हैं उसको रियल इनकम, क्योंकि इसी को रियल माना जाता है। सही जो इंडिकेशन है इकोनॉमी को वो कौन बताता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ही बताता है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या चीज बेसिकली मैंने जो बताया, 2 मिनट मुझे लगेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 2020 ईयर है, ठीक है, उसी की प्रोडक्शन मान लो कि 1000 प्रोडक्शन है और प्राइस 10 रुपए, सेम ईयर की क्वांटिटी है और सेम ईयर का प्राइस है, टोटल कितना आ गया आपका 10,000 नेशनल इनकम। ये हम कौन सा कहेंगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब
2020 की ही क्वांटिटी लेंगे, लेकिन प्राइस क्या लेंगे, जो बेस ईयर होगा। समझ में आए? मान लीजिए बेस ईयर 5 था, तो कितना हो गया 5000। तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट और ये क्या हो गया आपका करंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्राइस तो हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा 10 सालों तक। अब अगर हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होती है तो क्यों होगी, केवल क्वांटिटी चेंज होने के कारण। जैसे कि मान लीजिए कि अगले साल हमारी क्वांटिटी 1500 हो गई और प्राइस तो सेम ही है, तो कितना हो गया 7500। ये तभी इंक्रीमेंट होगा जब हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हमें समझ में आया था जब नेशनल इनकम कंपेयर करते हैं कि ठीक है हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमें फायदा हो रहा है, देश में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ये गुड इंडिकेशन होता है ग्रोथ का। बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल आपकी प्रोडक्शन 1000 थी, प्राइस क्या था आपका 10 रुपये था। अगले साल ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्शन तो 1000 ही रही है बट प्राइस बढ़कर 12 हो गई है और हमारा नेशनल इनकम क्या हो गया 12000 हो गया। तो अब हमें क्या लगेगा कि पिछले साल कितनी थी 10,000, अब करंट ईयर हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई 12,000, यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, केवल प्राइस बढ़ने के कारण। प्राइस बढ़ने के कारण अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, हम उसको अच्छा इंडिकेशन नहीं कहते हैं। ग्रोथ किसकी होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्शन की, क्वांटिटी की। समझ में आए? इसीलिए इसको बेटर टूल मानते हैं। ये सही ग्रोथ दिखाता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये सही मायने में इकोनॉमी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। ये केवल और केवल क्वांटिटी बढ़ेगी तो ही ये इंक्रीज होगा, प्राइस से को मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता। और ये दोनों से ही इफेक्ट हो जाता है। तो कभी समझ नहीं आता कि आखिर जो हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, वो ग्रोथ हुई है, वो किसके कारण हुई है, प्राइस में बढ़ने के कारण या केवल क्वांटिटी में बढ़ने के कारण। तो इसीलिए इसको अच्छा इंडिकेशन नहीं मानते, इसी को ज्यादातर यूज किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से नॉमिनल और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। ध्यान से रखना है, रियल जीडीपी किसको बोलते हैं, इसको, क्योंकि रियल, नॉमिनल अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, तो आपका क्या निकल आता है, रियल जीडीपी। अगर यही हमें क्या निकालना हो, नॉमिनल जीडीपी निकालना हो, तो आपको रोटेट करना होगा कि मान लो कि नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 अपॉन में आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेक्टेड भी कहते हैं। अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी ऊपर ही रहेगा और जो आपका रियल जीडीपी है वो नीचे इंटू 100, यानी कि बेस फॉर्मूला आपका यही है। उसी के बाद उसको रोटेट किया गया है, जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से उसको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा जीडीपी डिफ्लेटर होता है, उस तरह से जीएनपी डिफ्लेटर भी होता है। यहाँ पे करना है कि आपको नॉमिनल जीडीपी रखा है, आपको नॉमिनल जीएनपी रखना है। यहाँ पे रियल जीडीपी रखा है आपने, तो रियल जीएनपी इनटू में 100। तो अब जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाल सकते हो, जीएनपी डिफ्लेटर भी निकाल सकते हो। जब आपको जीडीपी निकालोगे तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जब जीएनपी निकालेंगे तो हमें नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी यहाँ पे रखना है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि डी यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एन रखना है। तो जो भी क्वेश्चन में होगा उसके हिसाब से आप चीजों को इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि अगर इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है, पहले के कंपैरेटिवली हमारी जीडीपी बढ़ गई है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि देश में डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुआ है, ठीक है, सोशल वेलफेयर हमारी बढ़ी है। बट कई बार ऐसा नहीं होता। तो जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का जीडीपी जो एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर लिमिटेशंस है जो सही इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो वो क्या नहीं रिफ्लेक्ट कर पाता, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 5%, 10%, जितना मर्जी हम कह ले। बट उस जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ही अमीर सेक्शन के हाथों में ही केंद्रित रह गया है। जो गरीबों तक पहुंच नहीं पाया, उसका जो बेनिफिट है सोसाइटी में इक्वली नहीं पड़ा। तो क्या जीडीपी बढ़ने से गरीबों का सोशल वेलफेयर हुआ? क्या इनइक्वालिटी में कमी आई? गरीबों की डेवलपमेंट हुआ? नहीं। तो जीडीपी बढ़ा है, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो गए, उनकी एसेट्स बढ़ गई। तो क्या जीडीपी से देश को वेलफेयर में इंक्रीमेंट हुआ? नहीं। देश को डेवलप हुआ? नहीं। क्योंकि अगर डेवलपमेंट तभी होता है जब गरीबों को भी डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, चेंज इन प्राइस। हमारी जीडीपी तो बढ़ी है, बट क्यों बढ़ी है? मैंने बताया आपको, क्वांटिटी नहीं इंक्रीज हुई, प्राइस बढ़ने से कारण हुआ है। तो
ओवरऑल जीडीपी तो हमें दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल हमारी इंक्रीमेंट हुई है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं हुआ, केवल प्राइस बढ़ने के कारण हुआ है। इज नॉट बेटर टूल, वो अच्छी चीज नहीं होती प्राइस बढ़ना। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, देखो बहुत सारी चीजें होती है जो नॉन मॉनेटरी, जिसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, उसकी प्राइस वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे कि हाउस वाइफ अपने घर में खाना बनाती है, काम करती है, या आपका जो लेजर टाइम होता है जिसके अंदर आप अपनी हॉबीज करते हो, बहुत कुछ करते हो, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, बट वो भी तो लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करती है। एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, ठीक है, उसके बाद उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, बट उस 18-20 घंटे काम करने से उसके हेल्थ के ऊपर भी तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ेंगे, उसके जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे उसको जीडीपी कभी भी कंसीडर नहीं करता। सिर्फ वो दिखाता है कि आप कितना काम करते हो, आपके लेजर के लिए, आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, नॉन मॉनेटरी काम जो आप करते हो, उन सब चीज़ों को ये इंडिकेट नहीं करता, ना इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जिससे दूसरे लोग अफेक्ट होती है, ठीक है, जिनका उनसे कोई मतलब नहीं है, जिनको ना तो उनसे कोई फायदा होता है, मतलब डायरेक्टली कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप आसपास रहते हैं, आपने बगल में एक फैक्ट्री बिठा ली, ठीक है, अब हमने फैक्ट्री बिठा ली, उस फैक्ट्री से फायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है क्योंकि मैंने फैक्ट्री बिठाई, बट उस फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है, जो भी शोर होता है, जो गंदा एनवायरनमेंट हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, गंदा सा माहौल बन गया, आसपास बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पढ़ने वाले भी लोग हैं, उनको भी तो नेगेटिव हो रहा है। यानी कि मेरे किसी काम से अगर आसपास सराउंडिंग को किसी तरह कोई नुकसान होता है तो वो क्या होगा? उनके लिए एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि उनको उस फैक्ट्री से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, बट उसके प्रॉब्लम से वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। समझ आए? किसी दूसरे के काम से, समझ, मेरे काम से वो दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बट वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, उनसे जो उनको वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, जो उनको शोर हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब हो गया कि मैंने अपने आसपास बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है, बहुत सारे फ्लावर लगा रखे, बहुत ही उसको मेंटेन किया हुआ है, अब खर्चा मैं कर रही हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट तो आसपास के लोगों को भी हो रहा है कि वहाँ पे उनको अच्छे उनको देखने को जगह मिल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, जो एक खुशनुमा माहौल बन रहा है, तो उनको पैसे नहीं देने पड़े, उनको कोई मतलब खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, बट उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उनको मिल रहा है। दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जिससे हमारा कोई कंसल्ट नहीं होता, लेकिन उसके नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट से हम दूसरे लोग भी क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। तो जीडीपी में उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मान लो जीडीपी हमारी 5% से बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी 6 या 7% है, तो भैया जीडीपी हमारी 5% से बढ़ेगी, पॉपुलेशन से ज्यादा रेट से बढ़ेंगे, तो फिर क्या हुआ कि जितने भी गुड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है वो पॉपुलेशन रेट की तुलना में कम ही है, और फिर हमारे देश में क्या होगा? वही पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी समस्या अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, हमारा जीडीपी रेट से हमेशा पॉपुलेशन आधी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी जीडीपी का सही पॉजिटिव इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पे और लोगों पे पड़ सकता है। तो केवल हम कह देंगे कि जीडीपी बढ़ रही है और हमारे देश की ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, सभी लोग खुश हो रहे हैं, सभी का वेलफेयर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें ये सब चीजें भी, कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स ने ग्रीन जीएनपी को कंसीडर किया है। ये ग्रीन जीएनपी क्या है? कह रहा है कि मेजर नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि आपने भैया देश में नेशनल इनकम तो बढ़ा लिया है, पर क्या आपने ये सोचा है कि आपने कितने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किया है, कितना आपने नेचुरल को डिग्रेड किया, नुकसान पहुंचाया? समझ में? इन चीजों को भी कंसीडर करना, मैंने आपको बताया था ना कि केवल हम ये देख लें कि हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया है, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। हमें इसलिए देखना है कि हमने कितने एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे किया है, कितना हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, कितना हमने नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, अंधाधुंध अपना डेवलपमेंट करते जाएंगे और कहेंगे हम तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, वो बहुत ही डेंजरस सिग्नल है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर जितना मिसयूज हम रिसोर्सेज को करेंगे, उतना उनको आगे यूज नहीं मिल पाएगा उनको यूज करने के लिए। इसीलिए हमने कहा ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना होगा, कि जो एनवायरनमेंट को लिए भी नुकसानदायक ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, रिसोर्सेज हमारे जो है वो हमारे पास रिजर्व्स भी हो, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनकी डेवलपमेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और हमें डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा बनाना है
कि ताकि हम अपनी इकॉनमी को ना तो पोल्यूट करें, ना नुकसान पहुंचाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट भी होना चाहिए जिसमें हम अल्टरनेटिव सोर्सेज वगैरह ढूंढते हैं, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज के लिए। तो ग्रीन जीएनपी यही मतलब है कि अपने आप को ये भी देखना है कि हमने डेवलपमेंट तो की है, बट हमने नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के कितनी कीमत पे किए, कितना उसको नुकसान पहुंचाया, क्या वो हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का रेट ज़्यादा है। दैट इज़ अ ग्रीन जीएनपी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं लाइव होकर आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी। थैंक यू।